जो हमारी डेली यूज की चीजें हैं वहाँ पे ऑक्सीकरण और अपचयन का क्या महत्व है, क्या उपयोग है, ये हम आज पढ़ेंगे कि जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है उसमें उनका क्या प्रभाव पड़ता है हमारी डेली लाइफ में। ठीक है, तो एक सुना होगा संक्षारण। संक्षारण का नाम सुना है? जिसको बोलते हैं कोरोजन। क्या होता है संक्षारण पता है? जैसे लोहे में जंग लगना, जैसे लोहे में जंग का लगना। सोना देखा है? सोना मिलावटी सोना देखा है? चांदी नहीं देखा होगा। तो देखो ये मेरी रिंग देख रहे हो ना, ये देखो ब्लैक कलर की हो गई है। ये हुई क्यों है? मैं अभी 4 दिन पहले गन्ने में खाद डाल रहा था, ठीक है, तो उसमें जिंक और सल्फर था ना, क्योंकि ये जिंक वगैरह क्या है, जिंक चांदी से अधिक क्रियाशील होता है ना, उस दिन मैंने रासायनिक संधि बताई थी। तो उसने इसके साथ अभिक्रिया की और देखो ये रिंग जो है काली पड़ गई है, तो चांदी की लेकिन काली पड़ गई ना। तो ये क्या हुआ, इसमें संक्षारण हुआ है, इसकी जो गुणवत्ता में कुछ ना कुछ कमी आ गई है। तो जो चांदी होती है उस पर जो जंग लगता है ना, वो किस कलर का लगता है? पायल जो होता है जब उसमें हल्का सा खराब पानी वगैरह के टच में आता है, किस कलर में हो जाता है? काला होता है ना। और तांबे की बाल्टी देखा सबने? अभी नहीं देखा? गगरा देखा? गगरा देखा ना? वो भी नहीं देखा। तांबे का लोटा देखा है? जैसे इस समय सावन का महीना चल रहा है, बहुत लोगों के यहाँ निकला होगा शिव जी को जल चढ़ाने के लिए, होता है ना। तो देखो उसमें कुछ दिन तक पानी डालते डालते या फिर पानी भर के रख दो या फिर वैसे खुले में छोड़ दो, तो उस पर हल्का सा एक ग्रीन कलर का लेप आ जाता है, एक ग्रीन कलर का लेयर आ जाता है। तो वो जो तांबा होता है उसमें ग्रीन कलर का आवरण आ जाता है, जिससे उसका संचारण होता है। लोहे में कौन से रंग का आता है? पीछे देखो, वो तो खैर उसमें प्राइमर लगा हुआ, पेंट किया गया है, लेकिन देखो नीचे जहाँ पे उसमें प्राइमर सही से नहीं लगा है वहां पे हल्का सा ब्राउन कलर का या फिर लालिमा लिए हुए एक हल्का सा लेयर आ जाता है, जिसको पपड़ी टाइप की होती है, वो चढ़ जाती है। ठीक है, और फिर क्या होता है, कुछ समय के बाद में वो पपड़ी कैसी होती है? भंगुर होती है। भंगुर मतलब कि अगर उसमें किसी लोहे जैसे मार दो तो क्या होता है, वो पूरा एकदम तितर बितर होकर छिटक के अलग हो जाता है। तो जहां से अलग होता है वहां पे उतनी देर दूर का लोहा जो होता है वो उसमें कैविटी टाइप की रहती है, हल्के छोटे छोटे गड्ढे हो जाते हैं, या फिर कह सकते हैं उसकी जो क्वालिटी होती है, उसकी जो गुणवत्ता होती है वो कम हो जाती है ना। ठीक, तो सबसे पहला हेडिंग डालो संक्षारण। संक्षारण किसे कहते हैं? हेडिंग है संक्षारण। अच्छा ये बताओ, जो संक्षारण है वो कैसी प्रक्रिया है? रासायनिक या भौतिक है? रासायनिक। ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है, ठीक है, मतलब कि वैद्युत रासायनिक क्रिया है। तो सबसे पहले देखो संक्षारण एक मेन हेडिंग क्या डाले थे? संक्षारण। चलो ठीक है, उसके पहले एक हेडिंग डाल दो, दैनिक जीवन में। इसे काट दें? काट दो, फिर तो नहीं करो, डायरेक्ट कर देंगे। ठीक है, मैं क्या करूँ ना, क्योंकि क्या होता है ना, अगर बुक से अगर A to Z में लाइन टू लाइन लिखवाऊंगा तब तो गलत होने के चांसेस नहीं है। लेकिन पता लगा कि मैं कुछ बोल रहा हूँ, किसी का मिस हो गया, तो होता है ना, खुद का बोला हुआ सेंटेंस जो है फिर दोबारा वही नहीं मिल पाता। हाँ, इस बार किसी और से फिर पूछना पड़ेगा। तो दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं के प्रभाव। दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं के प्रभाव। लिखो, ऑक्सीकरण के प्रभाव के कारण, ऑक्सीकरण के प्रभाव के कारण संक्षारण। नहीं संक्षारण लिख, काट दो, संक्षारण काट दो। लिखो, ऑक्सीकरण के प्रभाव के कारण, ऑक्सीकरण के प्रभाव के कारण धातुएं तथा खाद्य सामग्रियां नष्ट हो जाती हैं। खाद्य सामग्री नष्ट होती है ना, देखा ना अचार वगैरह, उसमें ऑक्सीकरण होता है ना, तो हल्का सा एक व्हाइट कलर का लेयर आ जाता है ना, जिसको फफूंद बोलते हैं, गांव की भाषा में बोलते हैं बुकड़ी, बोलते हैं ना बुकड़ी।
ठीक है, नष्ट हो जाती ना। अब लिखो उसमें नीचे लिखो, ऑक्सीकरण के कारण धातुओं के नष्ट होने को संक्षारण कहते हैं। ऑक्सीकरण के कारण ऑक्सीकरण के कारण धातुओं के नष्ट होने को संक्षारण कहते हैं, यानी कि करोजन बोलते हैं। धातुओं का ऑक्सीकरण हुआ, यहाँ पे क्या है, धातुओं का ऑक्सीकरण जब होता है तो वहां पे क्या होता है, उसको हम संक्षारण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संक्षारण। ठीक है, दूसरा क्या है, आगे लिखो, संक्षारण कहते हैं। देखो, तथा खाद्य सामग्री के नष्ट होने को विकृत गंधिता या रेंसिडिटी कहते हैं। और अगर संक्षारण से खाद्य सामग्री नष्ट हो रही है, तो सॉरी, ऑक्सीकरण से खाद्य सामग्री नष्ट होने को विकृत गंधिता, इसको बोलते हैं विकृत गंधिता, इसको बोलते हैं रेंसिडिटी, इसको बोलते हैं कोरोजन, CORROSION, इसको कोरोजन बोलते हैं। ठीक है, अच्छा ये बताओ, वो जो आता है बैल का तेल, इसमें लिखा था ना 99.99% एकदम क्या प्योर, ऐसा होता है? क्या वो पूरी तरह से मस्टर्ड है होता है, पूरी तरह से सरसों का तेल होता है? नहीं होता है ना। उसमें क्या क्या मिला होता है? उसमें ढेर सारी सब्जियां मिली होती है, जैसे ये धान का छिलका, प्याज, सब कुछ उठा के उसमें, तभी तो देखो, जब अगर हम नया तेल लेके आते हैं बाहर से बैलकोलू, ठीक है, तो होता क्या है, जब वो गैस पे हम नीचे से उसको हीट करते हैं तो बहुत तेजी से उसमें वो झाग निकलने लगता है और आंखों में लगने लगता है। लेकिन शुद्ध सरसों का तेल होता है वो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, हाँ, वो उस टाइम जब वहां पे पेराई होती है तो उस टाइम आंखों में लगता है वो, बाकी वैसे नहीं लगता है। जो जलने, जो उसकी खली होती है ना, जलने लगती है, उसकी वजह से आंखों में लगती है। कभी सरसों को पेरवाने अगर जाओ तो देखा होगा आंखों में लगने लगता है ना। हाँ, तो उसकी खली जो होती है गर्मी की वजह से जलने लगती है ना, वो जो उसमें ग्रिल रन लगा होता है, उसमें घर्षण के कारण जलने लगता है, इसीलिए आंखों में लगने लगता है। ठीक, तो जो ये तैलीय या वसायुक्त चीजें होती हैं, जब उनका होता है ऑक्सीकरण, तो क्या होता है, उनमें जो एक विशेष प्रकार की गंध आने लगती है। कभी देखा होगा, अगर हॉस्टल वगैरह में बच्चे रहते हैं ना, तो तेल और लेके आते हैं, तो उनकी एक आदत होती है वो डिब्बा वगैरह फेंकते नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा बचा रहेगा उसको कोने में डाल देंगे, फिर दूसरा लेके आएंगे, फिर थोड़ा सा बचा रहेगा कोने में डाल देंगे। तो वो जो है ना, बैलेंस के लिए पड़ा है, थोड़ा सा बचा रहेगा, किसी दिन अचानक से अगर भाई अगर रात के टाइम पे जब खत्म हो जाता है तो उसको यूज करते हैं। लेकिन कभी कभी होता है ना, उसमें से किसी एक में बहुत बुरी तरह स्मेल आती है, वो उसका क्या हुआ रहता है, ऑक्सीकरण हुआ रहता है, और ऑक्सीकरण के कारण उसमें एक विशेष प्रकार की गंध उत्पन्न हो जाती है, जिससे वो बेकार होता है, नष्ट हो जाता है। ठीक, अब लिखो यहाँ पे संक्षारण, अब हेडिंग डालो संक्षारण है कि कोरोजन। देखो, संक्षारण एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है या फिर वैद्युत रासायनिक अभिक्रिया है। संक्षारण एक वैद्युत रासायनिक अभिक्रिया है, एक वैद्युत रासायनिक अभिक्रिया है। ये होता कैसे है? वैद्युत रासायनिक अभिक्रिया है, लेकिन होती कैसे है कोई बताएगा? कैसे होती है? बिजली से। लोहे में जंग लगता है, बिजली से लगता है। कॉपर में जंग, नमी वगैरह ना, अपने आसपास की नमी या अम्ल या फिर और कोई पदार्थ के संपर्क में जब आती है तो क्या होता है, उस पर एक लेयर आ जाती है। ठीक है, यानी कि उसका ऑक्सीकरण हो जाता है, उसमें जो ऑक्सीजन होता है वो उससे क्या होता है, अभिक्रिया कर लेता है ना। ठीक है, तो लिखो
ये देखो पहले तो हो गई, था क्या, ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस था ना, वैद्युत रासायनिक अभिक्रिया थी। अब होती कैसे है, जब कोई देखो, जब कोई धातु क्या करती है, अपने आसपास के किससे, अम्ल नमी आदि के संपर्क में आती है। अम्ल अथवा नमी आदि के, हाँ अम्ल अथवा नमी या फिर अम्ल कमा नमी, आसपास की नमी, नमी अथवा अम्ल के संपर्क में जब आती है, अरे आगे नीचे का देना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तब ये संचारित हो जाती है। क्या होती है, तब ये जो है संचारित होती है, और इस प्रक्रिया को संचारण कहते हैं। और ये जो पूरा प्रोसेस है ना, ये जो पूरा प्रोसेस है, इसी को हम बोलते हैं, और इस प्रकार इस प्रक्रिया को संचारण या फिर कोरोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। अब देखो, संचारण के कारण कुछ धातुओं के रंग किस तरह होते हैं। संचारण के कारण चांदी पर काला आवरण, ठीक है, तांबे पर हरा आवरण, ठीक है, और लोहे पर भूरा लाल, ठीक है। देखो, संचारण के कारण चांदी के ऊपर काली परत, संचारण के कारण चांदी के ऊपर काली परत तथा तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है। ठीक है, हरी परत चढ़ जाती है। और सर्वाधिक उपयोग में आने वाला लोहा, और सर्वाधिक उपयोग में आने वाला लोहा जब संचारित होता है तो उस पर लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। ठीक है, यही हमारा क्या है, यही है जंग का रासायनिक सूत्र है। देखो यहाँ पे क्या है, लोहा है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है ना, और यहाँ पे क्या है, जल है। ठीक है,
जल है, ये तीनों जब मिलेंगे तो क्या होगा यहाँ पे जंग, जिसको बोलते हैं रस्ट। जंग को हम रस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको जंग को और क्या बोलते हैं? जंग तो ऐसे हो गया, आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं मूर्छा लग गया है, ठीक है। लेकिन जो जंग होता है इसका अगर हम केमिकलाइज नाम पूछे, मतलब रासायनिक नाम, तो क्या होता है? सबसे पहले क्या इसमें जल की मात्रा है ना, किसी चीज में जल की मात्रा है, इसका मतलब वो क्या हाइड्रेटेड है ना, तो इसको हम बोलते हैं हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। क्या बोलते हैं इसको? हम बोलते हैं हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। दिख रहा है ना स्क्रीन पे? नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा। सर ये जो आपने किया जो है, आप लिखो है नहीं यही बाकी में सारी चीजें हैं ना, चलो कोई बात नहीं। लो आगे बस आ गया। हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। हाँ, अच्छा, ये लोहे को नुकसान कैसे पहुंचाता है? लोहे को नुकसान कैसे पहुंचाता है? ठीक है, हमने बताया ना कि ये क्या होता है, ये भंगुर होता है ना। पहले तो उस पर एक परत बनाता है, ठीक है। अभी देखो, जब पाइप वगैरह होती है और उस पर लगा जंग, ठीक है, जब तक उसको तुम आराम से छुओगे तब तक कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे थोड़ा सा ऊंचे उठा के पटक दिए तो क्या होगा? सारा ऊपर में जितना जंग लगा है वो छूट जाएगा, और पाइप जो होगी अगर बीच से कहीं ज्यादा अच्छे से उसमें जंग लगा है तो बोलते हैं मूर्छा खा लिया है, ठीक है, बोलते हैं ना। तो जहाँ ज्यादा गहराई पे, मतलब ज्यादा मोटी उस पे परत बनी होती है, तो वहां से वो बेंड हो जाती है, टूट जाती है, ठीक। तो लिखो, ये जो है देखो, ये भंगुर होता है, जंग जो होता है भंगुर होता है, और समय के साथ साथ धातु से अलग होता रहता है, मतलब लोहे से अलग होता रहता है, जिसके कारण लोहे से बनी वस्तुएं कमजोर होती रहती हैं। समय के साथ साथ अलग होता रहता है। बोलते हैं ना कि कहते हैं ना, जिसके कारण जो लोहा होता है वो कमजोर होता रहता है, मतलब उसकी मैल होती है ना, जैसे जैसे क्या होता है, मैल उसकी हटती जाती है, वो हल्का हल्का कमजोर होता है। इसलिए कहते हैं ज्यादा नहाना नहीं चाहिए, ठीक है। ज्यादा नहाओगे तो क्या होगा? कमजोर वीकनेस आ जाएगी ना भाई, धीरे धीरे एक एक लेयर गायब होती जाएगी ना, महीने में एक बार नहाओ बस। अब देखो, संक्षारण के कारण हानियां, संक्षारण के कारण हानियां, वो संक्षारण के कारण ट्रक, बस, कार आदि के ढांचे, संक्षारण के कारण ट्रक, बस, कार आदि के ढांचे, संक्षारण के कारण ट्रक, बस, कार आदि के ढांचे, पुल, जहाज आदि, संक्षारण के कारण ट्रक, बस, कार आदि के ढांचे, ठीक है, पुल, जहाज आदि, विशेषकर लोहे से बनी वस्तुएं अधिक मात्रा में क्षतिग्रस्त होती है। विशेषकर लोहे से बनी वस्तुएं अधिक मात्रा में क्षतिग्रस्त होती हैं। देखा होगा ना, ज्यादातर जंग किस पे लगता है? अच्छा देखो, ये बताओ, ये जितने पोल लगे हुए ना, एक ये कितने 11 kV वाले ना बनी वस्तुएं, 11,000 वोल्टेज का, ठीक है। उस पे देखा होगा क्या, जब लगे थे तो ऐसे नहीं जैसे लाल लाल दिख रहे हैं इस टाइम पे, हाँ, वो तो निशान हो गया ना कि अगर लाल खंभा समझ लो 11,000 वोल्टेज है, ठीक है। तो यहाँ पे वो क्योंकि उसको मजबूती ज्यादा चाहिए थी, और उस टाइम पे ये उतना प्रचलन में नहीं था, ये जो लोहे का खंभा, अरे ये इसका कंक्रीट का जो पोल आता है वो उतना जो है प्रचलन में नहीं था ना, पहले जो है यही चलता था, ठीक है। और ये एल्यूमिनियम के वायर भी नहीं आए थे, तो उस टाइम पे क्या, किस चीज का वायर यूज होता था? कॉपर का।
लेकिन चोर लोग इतने बदमाश थे ना, पता क्या करते थे, रात में जब लाइट नहीं रहती थी ना तो कॉपर का वायर काट के गायब कर देते, तो बहुत महंगा बिकता था ना। तो फिर धीरे धीरे गवर्नमेंट ने क्या किया, एल्यूमिनियम का वायर यूज करना शुरू कर दिया। वो सस्ता भी पड़ता था और मतलब उस पर जंग भी नहीं लगता है, एल्यूमिनियम से जंग नहीं लगता ना जल्दी। ठीक, तो यहाँ पे जितने भी लाल खंभे देखते हैं सब जो है, सब पे देखो भाई ऐसे उंगली करो, करना मत लेकिन, क्योंकि उसमें करंट भी आ जाता है। ठीक है, तो उस पर जब ऐसे करोगे ना तो उंगली पे लाल लाल कलर का जंग जो है आ जाता है। ठीक है, तो ये जो है, जो लोहे से बनी वस्तुएं होती हैं वो ज्यादा मात्रा में क्या होती हैं, क्षतिग्रस्त होती हैं। देखा होगा जो रेलवे स्टेशन के फाटक होते हैं ना, उसी देखो पहली बात तो इससे बचने का उपाय है पेंट करो या तो, ठीक है, या तो फिर उसको नमी से बचाओ। तो पेंट तो करने से पहले उसकी जो है फिनिशिंग की जाती है, सतह तैयार की जाती है, उसका जो लेयर होता है ऊपर का उसको तैयार किया जाता है कि हमको पेंट कैसे करना है। अब सोचो अगर ये मार्कर है, ठीक है, इस पे ऑलरेडी रस्ट बना हुआ है, यानी कि जंग लगा हुआ है, और उसी के ऊपर हम पेंट कर देंगे तो कोई मतलब रह जाएगा, नहीं रहेगा ना, क्योंकि जब वो उस धातु को छोड़ेगा, जो उस पे रस्ट लगा जंग लगा हुआ है, जब धातु को छोड़ेगा तो पेंट भी बाहर आ जाएगा ना। तो इसीलिए पहले किससे, जिसको बोलते हैं ना अग्रेसिव पेपर, रेगमाल से पहले उसको रगड़ा जाता है, या फिर अब तो मशीन आ गई है, ठीक है, उस पर एब्रेसिव मटेरियल का एक लगा होता है, व्हील लगा होता है, जैसे घिसाई वाला पहिया, उससे घिस के पहले से बढ़िया चिकनी सतह तैयार करते हैं, फिर उसमें पेंट लगाते हैं ताकि उस पर अच्छे से चिपक जाए। ठीक है, और यहाँ पे जितने रेलवे स्टेशन के जो फाटक वगैरह होते हैं ना, सब लोग ना बिना गर्ज वाला काम होता है, सरकार पैसा दे ही नहीं है। ठीक है, तो क्या करते हैं वो सतह वगैरह तैयार नहीं करते, पैसा सारा खा जाते हैं और उसी के ऊपर से लेप लगा देते हैं, देखने में तो चमक रहा लगा हो, और हमें लगता है एक बारिश बाद फिर वो उसी के साथ छोड़ देता है, जैसे जंग छूटेगा तो जंग के साथ में पेंट भी बाहर आ जाता है। देखो उसके नीचे नीचे कितना मोटा मोटा दिखाई देता है कि कितना मोटा परत उसमें लगा हुआ जंग का। ठीक, अब बचाव लिख लो, संक्षारण से बचाव, संक्षारण से धातुओं का बचाव, संक्षारण से धातुओं का बचाव। धातुओं का बचाव कैसे किया जाता है संक्षारण से? ढेर सारे कपड़े पहना दो उसको, हाँ? हाँ वही ना, मतलब कि उस पर कोई भी चीज ऐसी चीज लगा दो कि ताकि मान लो अगर पहली बात तो उसमें एयर टाइट होना चाहिए, लगा दो ऐसी चीज की एयर टाइट हो जाए, उससे डायरेक्ट उसके टच में हवा ना आने पाए। ठीक है, अब हवा टच में आती है, अच्छा ये बताओ जो हवा होती है उसमें हमेशा वायु के पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, कुछ ना कुछ हमेशा उसमें नमी रहती है। हाँ मई जून का महीना होता है तो अलग की चीज है, एकदम सूखी हवा चलती है, लेकिन इस टाइम तो बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी रहती है ना वाटर उसमें, एयर में, तो वो जब उसके टच में आती है तो क्या होता है, वो धीरे धीरे फिर ऑक्सीडेट हो जाती है। ठीक, अभी बोतल में पानी भर के रख दो, अभी यहाँ पे पानी निकालो, बोतल अंदर का पानी ठंडा हो बोतल का, और रख दो, थोड़ी देर बाद बाहर से पानी टपकने लगता है। पानी कहाँ से आता है, क्या बोतल फाड़ के पानी आ जाता है? नहीं आता ना भाई, चूंकि वो तो पूरी तरह से कैसा है, वो जो है मतलब कि उसमें से लीकेज प्रूफ है ना, जो बोतल है वो लीकेज प्रूफ है ना। जब लीकेज प्रूफ है तो पानी कहाँ से आया, बाहर से आया, बाहर कहाँ से आया भाई, जो वाष्प उड़ी है, जो हमारे तालाब या फिर समुद्र नदी का जो पानी है जो वाष्पित हुआ है, वो इसी वायु में तो घूम रहा है। ठीक है, उसी वायु में घूम रहा है, चूंकि उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, इसलिए वो किस रूप में है, वेपर फॉर्म में ना, वाष्प रूप में है। और जब वो क्या करता है, जब हम बोतल में पानी भरते हैं वो ठंडा होता है, बोतल का पानी ठंडा होता है। सपोज करो यहाँ पे एक ऐसे बोतल बनाते हैं, हमने इसमें क्या किया, पानी हमने इसमें भरा कोल्ड वाटर। अब इसका जो टेम्परेचर होगा मान लेते हैं 10 डिग्री मतलब कि सेल्सियस, ठीक है, सेल्सियस सेंटीग्रेड। ठीक है, और जो बाहर यहाँ से वायु आके टकरा रही है, इसमें क्या है, इसमें वाष्प, कौन सी वाष्प, जल वाष्प है। ठीक है, इसमें जल वाष्प है। ठीक, अब ये आएगी, चूंकि अब ये अंदर पानी ठंडा है तो इसकी सतह भी ठंडी हो जाएगी, होगी ना ठंडी, क्योंकि उष्मा क्या करती है, वो हमेशा अपना प्रभाव दूसरे पे दिखाती है। कैसा प्रभाव दिखाती है, उष्मा जो होती है हमेशा ज्यादा से कम की तरफ जाती है, ज्यादा से कम की तरफ। अगर गर्म है तो हमेशा ठंडी की तरफ जाएगी। रोटी वोटी बनाते हुए देखा होगा ना, चिमटा होता आगे उसमें बर्तन पे रखते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद पीछे का सिरा भी गायब हो जाता है। कलछी होती है ना, कलछी, जिसको कलछुल बोलते हैं अपने यहाँ, कलछुल जो होती है, थोड़ी देर उसमें अगर डाल दो, उसमें कुकर में या फिर बटुली में डाल दो, पतीले में डाल दो, तो थोड़ी देर बाद दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है। क्यों गर्म हुआ, पहली बात तो उसमें जो उष्मा जो
मतलब कि ट्रांसफर होने का जो मेथड है वो कौन सा मेथड है? चालन। धातुओं में ऊष्मा का जो प्रसारण होता है वो चालन विधि से होता है, इसको कंडक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो वो जो है जिधर ज्यादा गर्मी थी उधर हमेशा उधर से गर्मी कम गर्मी की तरफ जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे अब चूंकि आके बार बार इससे हवा टकरा रही है तो उसमें जो पानी के कण हैं यानी कि जो वाष्प है, जो जलवाष्प है, उसका टेम्परेचर कितना होगा? मान लेते हैं उसका टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इससे अधिक ना, इससे अधिक ना। और कोई चीज अगर गर्म है तो वो ठंडी कैसे होती है? कोई चीज गर्म है तो उसको ठंडा करने के लिए उसका टेम्परेचर कम करेंगे। पिपरमिंट होता है जो ना, उसका जो ऑयल निकलता है, ठीक है, अर्क जब निकलता है तो वाष्प रूप में निकलता है ना, लेकिन ठंडा कैसे होता है? एक बड़ा सा हाउस बना होता है, उसमें रिंग पाइप की ढेर सारी रिंग बनाई होती है ना, तो उसी में कई बार सर्कुलेट होता है। सर्कुलेट होने के कारण वो फिर उसका टेम्परेचर डाउन होता है, फिर पानी अवस्था में आ जाता है। तो वैसे यहाँ पे ये जो है जलवाष्प जो थी, यहाँ पे टेम्परेचर कम था और जब बोतल से टकराई या घड़े से टकराता है तो वहां पे वो फिर किस रूप में आ जाता है? लिक्विड फॉर्म में आ जाता है और पानी जो है टपकने लगता है, उसकी सतह से पानी टपकने लगता है। तो कुछ लोग जो जिसको पता है वो तो जानता है, जो नहीं जानता वो सोचता है कहीं से लीकेज है, बार बार पूछता है, फिर सोचता है कहाँ से आ रहा है, बार बार पूछता है, फिर सोचता है कहाँ से आ रहा है, उसको लगता है लीकेज है। लेकिन वो लीकेज नहीं होता, जो बाहर की वायु होती है उसकी जो नमी होती है उसका टेम्परेचर अधिक होता है और बोतल के पानी का टेम्परेचर क्या होता है? कम होता है। इसीलिए वो कैसी होती है? संघनित हो जाती है, यानी कंडेंसेट हो जाती है। क्या होती है? संघनित हो जाती है। ठीक, तो यहाँ पे हम वही बात कर रहे थे कि उससे बचने के उपाय। ठीक है, तो लिखो संक्षारण से धातुओं का बचाव, ये तो था। इससे बचने के लिए लिखो, इससे बचने के लिए लोहे की सतह पर पेंट कर दिया जाता है। इससे बचने के लिए लोहे की सतह पर पेंट कर दिया जाता है, इससे बचने के लिए लोहे की सतह को पेंट कर दिया जाता है, जिससे इसकी सतह सीधे वायु और नमी के संपर्क में नहीं आती है, जिससे इसकी सतह सीधे वायु और नमी के संपर्क में नहीं आती है। वायु के संपर्क में नहीं आती है। ठीक है, संपर्क में नहीं आती है और संक्षारित होने से बच जाती है। ठीक है, संक्षारित होने से बच जाती है। इसको इरेज कर दें। अब क्या दूसरी विकृत गंधिता। विकृत गंधिता जिसको हम बोलते हैं क्या? रेंसिविटी। ठीक है। अच्छा, विकृति का मतलब क्या होता है? विकृति का मतलब खराबी। क्या होता है? खराबी। इसमें विकृति है बोलते हैं ना, लेकिन यहाँ पे जब पढ़ रहे विकृति गंधिता, यहाँ विकृति का मतलब है खराबी से। ठीक है, तो जब जो वसीय चीजें होती है ना, वसायुक्त, जिसमें ऑयल की मात्रा होती है, वही तो वसायुक्त चीजें हैं। फैट, जिसमें फैट होता है। ठीक है, तो होता क्या है कि जब उसका ऑक्सीकरण होता है तो उसमें एक विशेष प्रकार की गंध आने लगती है, जिसके कारण वो खराब हो जाती है। ठीक है, तो खराब हो जाती है तो फिर वही है विकृत गंधिता। ठीक, लिखो विकृत गंधिता।
अगर कोई चीज में विकृत गंधिता का प्रोसेस होगा तो वो वस्तु कैसी हो जाएगी, वो विकृत गंदी हो जाएगी ना, रैंसिड हो जाएगी। जब ये प्रोसेस कंप्लीट होगा, रैंसिडिटी का जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस है, ये जब कंप्लीट हो जाएगा तो वस्तु कैसी हो जाएगी, वो वस्तु जो होगी वो हो जाएगी रैंसिड, मतलब कि विकृत गंदी हो जाएगी, विकृत गंदी हो जाएगी ना। अब जब विकृत गंदी हुई तो क्या होगा, सबसे पहले तो उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा, उसका रंग चेंज हो जाएगा। अचार देखा है ना, अचार में जो बुकड़ी लगती है क्या होता है भाई, कांच के जार में अचार रखा होता है, तो या तो अगर अभी अचार को क्या करते हैं कुछ लोग, हमेशा उसको धोकर रखे रहते हैं, लेकिन किसी भी चीज की अधिक नहीं होनी, कहते हैं ना, नाती वर्षा नाती धूप नाती बोलता नाती चुप, किसी भी चीज की अति भली नहीं होती है। अधिक बोलने वाला भी अच्छा नहीं होता और अधिक चुप रहने वाला भी अच्छा नहीं होता। अधिक जो है बारिश भी अच्छी नहीं होती और अधिक वर्षा मतलब कि धूप भी अच्छी नहीं होती ना। हर चीज का बैलेंस जरूरी है। तो अगर अचार का डिब्बा है उसको तुम हमेशा धूप में रखोगे तब भी उसमें क्या होगा, अधिक ताप के कारण उसमें क्या आ जाएगी, विकृत गंधिता का प्रोसेस होगा, वो विकृत गंदी हो जाएगी। बहुत ज्यादा उसको नमी स्थान पे रखोगे तब भी क्या हो जाएगा, उसमें फंगी आ जाएंगे, फफूंद जिसको बोलते हैं भुगड़ी, वो लग जाएंगी, ठीक है, तब भी वो वस्तु खराब हो जाएगी। ठीक, लिखो, जब वसा युक्त या तैलीय खाद्य सामग्री को लंबे समय के लिए रख दिया जाता है। किसको, वसायुक्त या तैलीय खाद्य सामग्री को लंबे समय के लिए रख दिया जाता है तो उसके स्वाद तथा गंध में परिवर्तन हो जाता है। यहां पे क्या थी, वसायुक्त क्या था, वसायुक्त अथवा तैलीय खाद्य पदार्थ था। ठीक है, इसको क्या किया, लंबे समय के लिए रख दिया गया। ठीक है, जब लंबे समय के लिए रखा गया तो इसकी किसमें स्वाद और गंध में परिवर्तन हुआ। जब स्वाद और गंध में परिवर्तन हुआ तो ये जो पदार्थ था ये बन गया क्या, ये बन गया विकृत गंधी। कैसा पदार्थ बना, विकृत गंधी पदार्थ बन गया, मीन्स रैंसिड बन गया ना। ठीक है, और ये जो पूरा प्रोसेस है इसी को बोलते हैं रैंसिडिटी। ठीक है, क्या लिखे, लिखे क्या कॉपी में, परिवर्तन हो जाता है जिससे वह वस्तु विकृत गंधी कहलाती है, जिससे वह वस्तु विकृत गंधी कहलाती है और यह प्रक्रिया विकृत गंधिता कहलाती है। ठीक है, और यह प्रक्रिया विकृत गंधिता कहलाती है। ठीक, तो इसे एक लाइन और लिख लो, इन पदार्थों को ऑक्सीकृत होने से बचाने के लिए इन पदार्थों को ऑक्सीकृत होने से बचाने के लिए जिन पदार्थों का उपयोग किया जाता है, जिन पदार्थों का उपयोग किया जाता है उन्हें बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट या फिर प्रतिऑक्सीकारक। ठीक है, चलो ठीक है, फिर खत्म कर देंगे।